बच्चों, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन इन वेरी क्विक स्पैन ऑफ टाइम। बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा ट्रू फॉल्स। ठीक है। बेटा, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है 5 नंबर का। पहला पूछता है कि सर्टेन फंडामेंटल काउंटिंग असम्पशन जो है वो अंडरलाई करते हैं प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और दे कह रहे हैं उनको यूजुअली स्पेसिफाई करा जाता है, स्पेसिफिकली स्टेटेड बिकॉज देयर एक्सेप्टेंस एंड यूज आर नॉट एज्यूम्ड। तो बेटा ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बिकॉज अगर फंडामेंटल काउंटिंग असम्पशन आप फॉलो करके चल रहे हो सारे, तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं होती। अगर कोई फॉलो नहीं हो रहा है तब आपको स्पेसिफिकली स्टेट करना पड़ता है। अगला क्या था कि फंडामेंटल काउंटिंग assumption फॉलो नहीं हो रहे हैं प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन के अंदर, देन अ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। बेटा, अगर फॉलो नहीं हो रहे हैं तब तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब एक्सपेंड कैसे कर देंगे? हम फंडामेंटल काउंटिंग assumption का नाम लिखते आ जाएंगे साथ में। कहना है ऑल द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज adopted in the preparation and the presentation of financial statement should form part of the financial statement। बिल्कुल ट्रू बेटा, जितनी भी आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने फॉलो करी हैं, अडॉप्ट करी हैं प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन में, आपको उसको डिस्क्लोज करके आना है ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है जी। और वो एक ही जगह पे डिस्क्लोज होनी चाहिए। अगला कहता है कि अगर कोई चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर जिसका मटेरियल इफेक्ट है, शुड बी डिस्क्लोज, and where the amount by which and any item in the financial statement is affected by such change is not sustainable wholly in part, the fact need not be indicated। बेटा गलत। आपको अगर मान लीजिए कि मटेरियल इफेक्ट है, ठीक है, वो डिस्क्लोज होना चाहिए। जहां पर तो देखो अमाउंट अस्टेनेबल है तो वहां पर नेचर ऑफ आइटम और अमाउंट जिससे इफेक्ट हो रहा है वो भी डिस्क्लोज होना चाहिए। लेकिन अगर अमाउंट अस्टेनेबल नहीं है वेदर होली और इन पार्ट, देन द फैक्ट नीड टू बी इंडिकेटेड, वो आपको फैक्ट बताकर आना होता है। बेटा अगला आप देखेंगे तो बेटा ये आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन फ्रॉम अगेन इंटर आरटीपी। इंटर आरटीपी मई 20 पास्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका हुआ बेटा एक बार, और आरटीपी जनवरी 25 में भी ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं एबीसी लिमिटेड जो है वो क्या कर रहा था, प्रोविजंस बना के चल रहा था नॉन मूविंग इन्वेंटरी के लिए बेस्ड ऑन द इश्यूज फॉर द लास्ट 12 मंथ्स अप टू 31 मार्च। कंपनी जो है वो प्रोवाइड करना चाहती है, wants to provide during the year ending 31st March 2022 based on the technical evaluation। कह रहे हैं अब तक वैल्यूएशन कैसे करके चल रहे थे, प्रोविजन बना के चल रहे थे नॉन मूविंग इन्वेंटरी के ऊपर जितने इश्यूज करे हैं उस लास्ट 12 महीने में उस बेस के ऊपर। लेकिन अब कंपनी जो है वो क्या चीज चाह रही है, टेक्निकल इवेल्युएशन के बेस के ऊपर बेटा क्या करना चाह रही है, प्रोविजन क्रिएट करना चाह रही है। इन्वेंट्री वैल्यू दे रखी है 100 लाख रुपए, प्रोविजन कह रहे हैं 12 मंथ्स की इशू के बेस के ऊपर है 3.5 लाख रुपए, और टेक्निकल इवेल्युएशन के बेस के ऊपर है 2.5 लाख रुपए। कह रहे हैं डज दिस अमाउंट टू चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? और कह रहे हैं क्या कंपनी जो है उसको चेंज करना चाहिए मेथड ऑफ प्रोविजन। तो बेटा कैसे लिखेंगे इसका आंसर? कहेंगे देखो अकाउंटिंग पॉलिसी जो है कंपनी की बेटा वो रिक्वायर क्या कर रही है कि आप अपना प्रोविजन जो है नॉन मूविंग इन्वेंट्री के लिए बना के चलो। ये कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी है। अब कंपनी ने क्या करा है, अमाउंट ऑफ प्रोविजन आप कैसे निकाल के चल रहे हो वो उसका चेंज करा है। कैसे आप एस्टिमेट करके चल रहे हो अमाउंट उसके अंदर चेंज करा है ताकि एक मोर प्रूडेंट एस्टिमेट हम कर सकें। तो कहेंगे ये जो कंपनी का जो डिसीजन है कि हम क्या करके चल रहे हैं, कि जो प्रोविजन बनाकर चल रहे हैं नॉन मूविंग इन्वेंट्री के ऊपर ऑन टेक्निकल इवेल्युएशन, दैट इज नॉट अमाउंट टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो पहला तो आपका ये आ जाएगा कि भाई ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो नहीं है। अब यहां पर अगर आप इन्वेंट्री की वैल्यू देखो बेटा, इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो 100 लाख रुपए की। आप अगर प्रोविजन बनाकर चलते हो नॉन मूविंग इन्वेंट्री के ऊपर, ठीक है, अगर 12 मंथ्स इशू के बेस के ऊपर वो है 3.5 लाख, और टेक्निकल वैल्यूएशन के ऊपर 2.5 लाख, तो बेटा जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच वो सिर्फ 1 लाख रुपए का है। तो जो आपका प्रोविजन की अमाउंट के अंदर चेंज है उसके अंदर सिर्फ 1 लाख रुपए का डिफरेंस है विच इज नॉट मटेरियल। तो कंपनी जो है वो वहां पर डिस्क्लोजर कैसे, कंपनी जो है वहां डिस्क्लोजर कैसे लेके चलेगी? ठीक है, कि कंपनी जो है हैज प्रोवाइडेड फॉर द नॉन मूविंग इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवेल्युएशन, लाइक अनलाइक प्रीसीडिंग ईयर। बता रही है कि हम टेक्निकल इवेल्युएशन के बेस के ऊपर करके चल रहे हैं अनलाइक प्रीसीडिंग ईयर्स के अंदर। ठीक है, कि हम इशू के बेस के ऊपर कर रहे थे। कहेंगे अगर हम सेम मेथड फॉलो करते हैं जो हमने पिछली बार करा था, तो जो प्रॉफिट होता कंपनी का और कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट होता, दैट वुड हैव बीन लोअर बाय, एसेट्स के ऊपर या इन्वेंट्री के ऊपर दैट वुड हैव बीन लोअर बाय 1 लाख। देन बेटा इस पर नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है, ये आ जाओ। कहेंगे एक कंपनी है उसने बिल्डिंग बेची है 50 लाख रुपए की, ठीक है, टू अ परचेजर जिसने पूरा का पूरा प्राइस पे कर दिया, कंपनी ने पोजेशन भी दे दिया। बुक वैल्यू जो है बिल्डिंग की 35 लाख है। कह रहे हैं 31 मार्च 2013 को डॉक्यूमेंटेशन और लीगल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है। कंपनी ने क्या करा है, रिकॉर्ड नहीं करा है डिस्पोजल, उसने क्या कर दिया जो अमाउंट है उसको एडवांस की तरह दिखा दिया। कह रहे हैं क्या आप अकाउंटिंग सर एग्री करते हो? बिल्कुल सर अकाउंटिंग सर हम एग्री नहीं करते, क्योंकि ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत है। क्यों? बेशक बेटा देखो यहाँ पर लीगल टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर किस चीज के ऊपर टेस्ट कर गया, सब्सटेंस ओवर फॉर्म के ऊपर टेस्ट कर गया। इकोनॉमिक रियलिटी आज की डेट में ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो चुकी हुई है। ठीक है, आप जो है पोजेशन उसको देकर बैठे हुए हो, तो आप इस टाइम पे आप ये बेशक लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर आप ओनर हो, लेकिन आज की डेट में प्रॉपर्टी जो है दैट बिलोंग्स टू द परचेजर नाउ।
तो बेटा आपको इसके ऊपर बल्कि जो भी गेन हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, वो आपको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज करके चलनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, और ये जो बिल्डिंग है आपकी बैलेंस शीट के अंदर अब नहीं आनी चाहिए। ठीक है। देन बेटा इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे, कह रहे हैं ए लिमिटेड ने क्या करा है, फाइल करी एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट के साथ कि मर्ज करना चाह रहे हैं वो इट सब्सिडरी बी लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2015। बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग लोन वाज गिवन बाय ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड हैड गिवन एसेट्स टू ए लिमिटेड ऑन लीज। कह रहे हैं ए लिमिटेड ने बेटा क्या करा, एक एप्लीकेशन फाइल करी हाई कोर्ट के साथ कि मर्ज करें इट्स सब्सिडरी बी लिमिटेड 1 अप्रैल 2015 से। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला कि ए लिमिटेड क्या दिया, एक लोन दिया था बी लिमिटेड को, और बी लिमिटेड ने क्या दिए थे, एसेट्स दिए थे लीज के ऊपर। इन द व्यू ऑफ द अफोरसेड पेंडिंग एप्लीकेशन, ए लिमिटेड ने क्या करा, ना तो इंटरेस्ट इनकम दिखा के चला लोन के ऊपर, और ना ही लीज रेंटल जो है वो दिखाकर चला है। ठीक है। अब बेटा देखो यहां पर क्या चीज हो रही है, ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हम ये जानते हैं कि देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions: गोइंग कंसर्न, एक्रूवल एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है। अगर तीनों फॉलो हो रहे हैं कोई स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन अगर कोई इनमें से फॉलो नहीं हो रहा देन स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। अब यहां पर क्या हुआ है कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है बेटा वो पेंडिंग है। अब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये एज्यूम करना कि दो कंपनी जो है वो मर्ज हो गई है, वो गलत होगा। अब यहां पर आपने क्या करा, देखो जब लोन दिया हुआ था उसका इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज नहीं करा हुआ, ठीक है, प्लस जो एसेट्स आ रहे थे उसके बदले में जो लीज रेंटल जा रहा था वो भी रिकॉग्नाइज नहीं करा हुआ। तो आपने एक्रूवल कंसेप्ट की वायलेशन कर दी। और कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 128 भी ये कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट एक्रूवल बेसिस के ऊपर बनानी चाहिए और डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए। तो यहां पर आपका ट्रू और फेयर व्यू जो है बच्चे वो नहीं आएगा। ठीक है। सो इस वजह से बेटा ये जो कंपनी ने करा हुआ है वो ट्रीटमेंट सही नहीं है। चलिए बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, आरटीपी नवंबर 2015 या मई 14 में क्वेश्चन आया, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन यूनिक मिक्स क्वेश्चन एज वेल। उस पर बेटा आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे, मोर और लेस दीज आर रिपीटेड। अच्छा एक चीज बेटा जो और ध्यान रखेंगे आप लोग, देखो बेटा अब आपको कहीं पर ना पेपर में क्वेश्चन दे देगा इन्वेंट्री के केस में कि इन्वेंट्री का मेथड जो है वो फीफो से क्या करा है, वेटेड एवरेज करा है। अगर बेटा फीफो से वेटेड एवरेज वाला मेथड आता है तो बेटा आप लोगों ने आंसर कैसे लिखना होता है ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने यहाँ पर आंसर इस तरीके से लिखना है, पहले आप बताकर आएंगे कि भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर जिसका मटेरियल इफेक्ट है वो आपको डिस्क्लोज करके चलना होगा। ठीक है। अब आइटम जो इफेक्ट हो रही है और जिस अमाउंट से इफेक्ट हो रही है वो आप डिस्क्लोज करके चलोगे टू द एक्सटेंट वो सस्टेनेबल है। अगर वो अमाउंट नहीं निकाल सकते तो आपको ये फैक्ट जो है वो डिस्क्लोज करके चलना है। फिर हम बताएंगे कंपनी जो है अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो है वो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के ऊपर करती है। इस केस के अंदर वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन की एनआरवी जो है दैट इज हायर, तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कॉस्ट के ऊपर करी है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो वैल्यूएशन हम करके चल रहे हैं, अर्लियर हम वैल्यूएशन करके चलते थे फीफो मेथड के बेस के ऊपर, लेकिन अब कंपनी जो है वो वैल्यूएट करना चाह रही है वेटेड एवरेज के बेस के ऊपर। तो यहाँ पर हमने लिख कर आना है कि दिस हैज बीन डन, कि कंपनी ने ये जो चेंज करा है वो क्यों करा है वो आपको बताकर चलना है। दिस हैज बीन डन बिकॉज ये बेटर रिफ्लेक्ट करके चल रहा है कंजम्पशन पैटर्न इन्वेंट्री का। ठीक है। इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने के लिए अब इसका इंपैक्ट क्या रहेगा वो आप अमाउंट में निकाल दोगे। उसने क्या बोला था कि 1,24,000 पे फीफो के बेस के ऊपर है और 1,15,000 हो जाएगी किसके बेस के ऊपर, आपका वेटेड एवरेज पे। ठीक है। एनआरवी यहाँ पर देखो हायर थी, कॉस्ट लोअर थी, तो आप लोगों ने बेटा यहाँ पर लिखकर आ जाना है कि 9,000 रुपए से आपका करंट प्रॉफिट जो है और इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है। चलिए बेटा इसके बाद बेटा अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो इंटर पास पेपर नवंबर 2023 के अंदर बेटा ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। कह रहे हैं अकाउंटेंट जो है ए लिमिटेड का वो क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है एक प्रोबेबल लॉस फॉर लूजिंग द सूट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड उसने डिस्क्लोज करा है सेम फैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहेंगे जो प्रोबेबिलिटी है लूजिंग द सूट इज ओनली 25%। अब यहाँ पे देखो बेटा अकाउंटेंट ने क्या करा है, प्रोविजन क्रिएट कर दी है किस चीज के लिए, उसको लग रहा है कि जो केस चला हुआ है उसके अंदर हम हार जाएंगे। ठीक है। और उसको हमने उससे चार्ज कर दिया प्रॉफिट के अगेंस्ट। अब बेटा अनलेस जो प्रोबेबिलिटी होती है हारने की दैट इज मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लूजिंग इट, तब आपको प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत जो है वो नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अकाउंटेंट ए लिमिटेड को उसने कैपिटलाइज कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड उसको डिस्क्लोज कर दिया कि वो कंपनी की पॉलिसी है। तो बेटा याद करो कि अगर मान लीजिए कोई गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा हुआ है, आपने अगर उसको डिस्क्लोज भी कर दिया है तो दैट इज नॉट एन रेमेडी। ठीक है। वो रेमेडी नहीं होता, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, पीएनएल के अंदर चार्ज होना चाहिए था। तो रिपेयर और मेंटेनेंस जो है कहेंगे आपने क्या करा, एडिट नहीं होने चाहिए थे वैल्यू ऑफ एसेट्स के अंदर, क्योंकि इससे कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है कोई एसेट की, ये एक्सपेंसेस पीएनएल में जानी चाहिए थे। तो चीफ अकाउंटेंट ने जो करा है डिस्क्लोज कर दिया पॉलिसी। कहेंगे जो डिस्क्लोजर है इज मेथड इज नॉट अ मेथड टू करेक्ट द रॉन्ग ट्रीटमेंट। तो कंटेंशन उसका सही नहीं है। अगला कहता है ए लिमिटेड ने अक्रूवल बेसिस फॉलो करा है
इनकॉर्पोरेशन से, चीफ अकाउंटेंट ने उसको डिस्क्लोज करा है। बेटा एक्रूवल इज वन ऑफ द फंडामेंटल काउंटिंग एग्जम्पशन, तो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करने की इसके अंदर जरूरत जो है वो नहीं थी। देन उसके बाद बेटा ये जो था ए लिमिटेड जो है वो प्रोवाइड करा था आफ्टर सेल एक्सपेंसेस के लिए 2% ऑफ सेल फॉर कवरिंग द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। ए लिमिटेड ने ऑब्जर्व करा कि जो एक्चुअल आफ्टर सेल एक्सपेंसेस हैं वो कम थे, तो टेक्नोलॉजी में चेंज की वजह से उन्होंने डिसाइड करा कि एक्सपेंसेस को तब हम करके चलेंगे अकाउंट जब वो इनकर होंगे। और सेल थी कितने की, 50 करोड़ रुपए की। तो बेटा यहाँ पर हम लिख कर आएंगे कि भी क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज की वजह से अब डिफेक्ट्स हमारे कम आ रहे हैं, तो कंपनी ने क्या डिसाइड करा है कि हम पॉलिसी जो है वो चेंज करके चलेंगे, हम प्रोविजन जो है वो क्रिएट करके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये 50 लैक्स इन 50 करोड़ इंटू 2%, 50 करोड़ का 2% यानी कि 1 करोड़ पे। ठीक है, 1 करोड़ पे से हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम इतने की प्रोविजन जो है अब क्रिएट करके नहीं चले। तो बेटा दीज वर योर ऑल योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा उसके अलावा आपका एक स्टडी मैट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईसीडी वाला, वो आप लोग एक बार पढ़ लेंगे।